Hello दोस्तों, how are you doing? My name is Rajesh Agrawal and we are into Panna competition classes now. आज नेतृत्व या रीडिंग डायरेक्टिंग के लेक्चर नंबर 37 जिसमें निर्देशन के तत्व या अवयव की बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर 36 तक अपन जो कवर कर चुके हैं वो निर्देशन के 3 अवयव कवर कर चुके हैं, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। आज चौथा अवयव जो कि लास्ट अवयव है संप्रेषण जो है वो कवर करने वाले हैं, कम्युनिकेशन। तो बात करते हैं शुरुआत से संप्रेषण में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिहाज से। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण या संचार या संदेशवहन शब्द का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुआ है, जिसका अर्थ है ना, प्रादुर्भाव लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुआ है जिसका अर्थ है कॉमन। अर्थात संप्रेषण का तात्पर्य है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी समझ या समान समझ पैदा करना, है ना। कम्युनिस्ट का मतलब कॉमन का मतलब समान, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में समान समझ या आपसी समझ पैदा करना, ठीक है। फिर नियोजन से लेकर नियंत्रण तक सभी प्रबंध कार्य जो है वो नियोजन से नियंत्रण तक 5 मैनेजमेंट फंक्शन है। तो पांचों मैनेजमेंट फंक्शन के जो सभी प्रबंध कार्य हैं ये कुशल संप्रेषण पर निर्भर होते हैं। संचार के साधन कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, संचार की कला ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो संचार के साधन चाहे कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, टीवी, रेडियो, कितने और माइक्स वगैरह, ऑडियो सिस्टम्स कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन संचार की जो कला है, जो आदमी के पास क्रिएटिविटी है संचार करने की, वही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। बात करते हैं परिभाषाओं की। परिभाषाएं क्या कहती हैं? पहली परिभाषा है न्यूमैन और समर की। संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। न्यूमैन और समर क्या कहते हैं? संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है ना, विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय है, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स ई रेडफील्ड क्या कहते हैं? संचार के साधन जैसे रेडियो, दूरभाष, तार आदि को संप्रेषण नहीं समझना चाहिए, बल्कि तथ्यों तथा विचारों के मानवीय विनिमय या भावाभिव्यक्ति संप्रेषण है। तथ्यों तथा विचारों का जो मानव के बीच में विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, और उनकी भावाभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यही संप्रेषण है चार्ल्स ई रेडफील्ड के। फिर थियो हेमेन क्या कहते हैं कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। थियो हेमेन मतलब एक मेन से दूसरे मेन तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हेमेन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इस तरीके से याद रखेंगे आप। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया, हस्तांतरित फॉर हेमेन। हेमेन मतलब हस्तांतरण एक मेन से दूसरे मेन। फिर बात करते हैं फ्रेड जी मायर। मानव विचारों तथा सम्मतियों का आदान प्रदान शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण। मानव विचारों तथा सम्मतियों का आदान प्रदान शब्दों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, संदेशों के द्वारा करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नहीं है बहुत, लेकिन इस तरीके के प्रश्न दे सकते हैं। 2 लाइनें लिख देंगे, पूछेंगे किसने कहा था, ठीक है। बात करते हैं, इसी में टॉपिक है संप्रेषण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की अवधारणा, एक व्यक्ति जो बात कहना चाहता है वह उसी रूप एवं भाव में सामने वालों द्वारा समझ ली जाए तो संप्रेषण सफल है, ठीक है। एक व्यक्ति जो बात कहना चाहता है वह उसी रूप और भाव में सामने वालों द्वारा, सामने वाले व्यक्ति द्वारा समझ ली जाए तो संप्रेषण कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है? सक्सेसफुल है, सफल है। अर्थात संप्रेषण जो है वो अर्थ का ब्रिज है, सेतु है। संप्रेषण क्या है? अर्थ निकालने के लिए उसका एक ब्रिज है, एक सेतु है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि सामने वाला जो है वो प्रेषक की बात से सहमत ही हो। जैसे प्रेषक या मैंने आपको कुछ बात बोली तो जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत ही हो या मेरी बात माने ही, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं क्या वो आप समझ गए? भले ही वो आप माने नहीं या उसका रिस्पॉन्स नहीं करें, लेकिन जो वो प्रेषक कहना चाहता है वह क्या सही समझा गया तो उसका संप्रेषण सफल है। भले ही उस बात को माना जाए या ना माना जाए, ये बात अलग है। संप्रेषण की विशेषताओं पे बात करते हैं।
छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। लेक्चर आपको पसंद आ रहे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, है ना, तो इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे बहुत। और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर गलतियां ज़रूर बताएं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं ताकि आपका और फ़ायदा हो। तो संप्रेषण की विशेषताओं की बात करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का एक क्रम चलता है, अतः यह चक्रीय है। मैंने आपसे संप्रेषण किया, आपने कमेंट्स किए मेरे पे, फिर मैंने आपको कुछ उसका जवाब दिया। इस तरीके से संप्रेषण कैसी है? चक्रीय प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया का क्रम चलता रहता है, चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, संप्रेषण लगातार चलता रहता है। इसमें विचारों का विनिमय होता है, विनिमय एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, ठीक है। फिर शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग भी होता है ना। शब्दों मतलब मैं वर्बल भी बोल सकता हूं, और यदि मैं आपके सामने आ रहा होता तो मैं अपने हाव भाव, अपने संकेतों, अपने शारीरिक अंगों के संचालन के द्वारा आपसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करता, जो कुछ दिनों बाद होने वाला है ना। मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूं, विथ फेस मेरे लेक्चर्स आएंगे, जो शायद और आपको समझ में आएंगे और आपका और ज़्यादा स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। संप्रेषण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। संप्रेषण डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सामने बैठा है बंदा तो, और पत्र वगैरह के माध्यम से, टेलीफोन वगैरह के माध्यम से संप्रेषण अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कुछ विशेषताएं हैं। संप्रेषण के महत्व क्या है? ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट आपका नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए, और प्रश्न कहाँ से कैसे बन जाए, है ना। तो संप्रेषण के महत्व है। जॉर्ज टेरी ने संप्रेषण उस चिकने पदार्थ को कहा है जो प्रबंध प्रक्रिया में सुगमता लाता है। आपको याद होगा शुरुआती चौथे पांचवें लेक्चर में मैंने यही लाइन लिखी है, तो आपसे पूछेगा जॉर्ज टेरी ने कहा है ये, कि संप्रेषण उस चिकने पदार्थ को कहा है जो प्रबंध की प्रक्रिया में क्या लाता है? स्मूदनिंग लाता है, सुगमता लाता है, फैसिलिटेशन लाता है, ठीक है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। महत्व में दूसरा है, बर्नार्ड ने संप्रेषण को समस्त औद्योगिक क्रियाओं की आधारशिला कहा है, बर्नार्ड ने, ठीक है। तो बर्नार्ड ने संप्रेषण को समस्त औद्योगिक क्रियाओं की आधारशिला कहा है। और हेनरिच के अनुसार अनुमानतः किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग 70% भाग संप्रेषण में व्यतीत होता है या खर्च होता है। मतलब कोई कार्य करने के लिए अपन बैठे हैं साथ में, तो उस कार्य करने में जितना समय लग रहा है, परफॉर्मेंस में जितना समय लग रहा है, उसका 70% भाग समय का जो है वो बात करने में या संप्रेषण या कम्युनिकेशन में व्यतीत होता है। ये कौन बोल रहे हैं? हिनरिच, ठीक है। तो हिनरिच 70% भाग संप्रेषण में, ठीक है, ध्यान देंगे जरा ये। फिर अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ गया है, संचार प्रक्रिया या संचार के तत्व, संचार की प्रक्रिया के तत्व या संचार के तत्व। संचार एक प्रक्रिया के रूप में कम से कम दो लोगों के बीच में होती है। कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए। फिर चाहे एक आदमी और 1000 लोग सामने बैठे हो तो भी संचार है, लेकिन कम से कम दो लोग होने ही चाहिए, ठीक है। इसमें एक प्रेषक होता है और वो संदेश देता है किसको? ग्राही को, और ग्राही के लिए प्रापक भी बोलते हैं, रिसीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर इसको और थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो प्रेषक होता है, ये पूरा मॉडल है संचार प्रक्रिया का, तो ध्यान देंगे जरा, इस यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। प्रेषक या सेंडर, सेंडर जो है वो कुछ संदेश देता है, तो संदेश को क्या बोल सकते हैं? कूट या संदेश या सूचना। और इस संदेश सूचना की एनकोडिंग करता है वो। एनकोडिंग करने का मतलब क्या है आगे बताता हूं मैं। एनकोडिंग करता है, और एनकोडिंग के बीच में जो वातावरण का बाहरी कोलाहल होता है या नॉइस होती है ना, या कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको नॉइस बोलते हैं। कोलाहल यहाँ से प्रश्न आया है, नॉइस क्या कहलाता है? तो एनकोडिंग करते समय कुछ नॉइस हो जाती है। फिर माध्यम, माइक के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, किस माध्यम से वो सामने वाले को संप्रेषण भेज रहा है, तो माध्यम। और माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता जो है वो उसकी डिकोडिंग करता है, उसको डिकोड करता है और फिर प्राप्त करता है उसको। और प्राप्तकर्ता क्या समझता है उसका वो फीडबैक देता है प्रेषक को, प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है, ठीक है। तो एक ये सामान्य मॉडल है संप्रेषण का। अब एक एक बिंदु पे बात करते हैं। प्रेषक या सेंडर, यह संवाद का स्रोत कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, निम्न में से संवाद का स्रोत होता है, तो आंसर प्रेषक।
इसके पास ही संदेश, सूचनाएं आदि होती हैं जो वह प्रापक या रिसीवर से साझा करना चाहता है। दूसरा है इसमें कूट, संदेश या सूचना। ऊपर के मॉडल में कूट था, संदेश था या सूचना। जो भाव या सूचनाएं साझा करनी है वो क्या कहलाती हैं? संदेश या कूट या सूचना। जो भाव, सूचनाएं या बातें जो आपको सामने वाले से साझा करनी है। फिर एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या कहलाती है? तो सूचना या भाव को किस रूप, शब्द, तस्वीर, ग्राफ, चित्र, वेन आरेख आदि में परिवर्तित करना है ताकि वो सामने वाले के लिए क्या हो सके? सुग्राह्य हो सके, इजी टू रिसेप्ट हो सके, इजी टू रिसेप्शन, है ना। सूचना या भाव को किसी रूप में परिवर्तित करना है, एनकोडिंग कहलाता है। चाहे वो शब्द के रूप में, चाहे तस्वीर, चाहे ग्राफ, चाहे चित्र, वेन आरेख आदि में परिवर्तित करना ताकि वे सामने वाले या सुनने वाले के लिए सुग्राह्य हो सके, एनकोडिंग कहलाता है। दोस्तों, यदि आप अपने लेक्चर्स नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो पीडीएफ एक्सेस करने के लिए हमारे नीचे इसी लिंक में दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा उसमें, और आप कुछ नॉमिनल फीस देके 99 रुपीज़ के चार्जेस पे आप इस नोट्स के सारे पीडीएफ ले सकते हैं। कोलाहल या नॉइस, ये यहां से प्रश्न आ चुका है। प्रभावी संप्रेषण में वातावरण की ध्वनि या बाधा, है ना, वातावरण की ध्वनि या बाधा चलती रहती है, या प्रेषक प्राप्तकर्ता, या प्रेषक की या प्राप्तकर्ता दोनों में से किसी की लापरवाही से कोलाहल होता है या डिस्टर्बेंस होता है या बाधा आती है। अस्पष्ट संकेत, इंटरनेट के संकेत स्पष्ट नहीं मिल पा रहे हैं, सिग्नल सही नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी कोलाहल ही कहलाता है। तो अस्पष्ट संकेत, सही कनेक्शन ना होना मोबाइल का, टेलीफोन का, है ना, त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग होना कोलाहल के ही प्रकार है। तो पूछा जाएगा आपसे यहाँ से प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राप्तकर्ता की लापरवाही हो जाए, चाहे प्रेषक की लापरवाही हो जाए, चाहे वातावरण से कुछ बाहर से कुछ ध्वनियां आ रही हों, वो अस्पष्ट संकेत हो, सिग्नल सही ना आ रहे हों, त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग हो प्राप्तकर्ता द्वारा, ये सब कोलाहल के ही प्रकार हैं। फिर माध्यम, माध्यम का मतलब मीडियम, है ना। एक व्यक्ति संदेश दे रहा है, दूसरा प्राप्त कर रहा है, तो टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, बेतार के तार द्वारा हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर के द्वारा भी हो सकता है, रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, इंटरनेट द्वारा। पुरस्कार प्रणाली, है ना, पुरस्कार देने के लिए सभा बुलाई गई है, समूह बैठक हो रही है, नीतियों से संबंधित वक्तव्य दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, पॉलिसीज से रिलेटेड वक्तव्य दिए जा रहे हैं आदि विभिन्न माध्यम हैं जिनसे संदेश क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है, संदेश को सेंड किया जाता है। तो दीज आर दी मीडियम्स। नेक्स्ट है डिकोडिंग। भेजे गए संदेश को प्रापक या रिसीवर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी समझ, अपने अनुभव, अपनी अपेक्षा, अपने मूल्यों अनुसार सुनता तथा समझता एवं भाव ग्रहण करता है। इसे ही डिकोडिंग कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा इंग्लिश में सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन, है ना। तो जो उसके मतलब का होता है, जो उसकी समझ का होता है, जो उसकी आवश्यकता का होता है, जो उसके मूल्य से संबंधित होता है, वही उसको समझता है और उसमें से ही चुनिंदा चीजों को ग्रहण करता है। सारी चीजों को नहीं सुनता वो, जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। तो सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन, और एक होता है सिलेक्टिव रिटेंशन। परसेप्शन मतलब आपने अपने परसेप्शन से, आपने अपने अनुभव से, जितना सामने वाले ने बोला उसमें से कुछ अपने अनुभव से आपने परसेप्ट किया, कुछ रिसीव किया, कुछ पाया, और फिर उसमें से जो आप दिमाग में रखा वो कहलाता है रिटेंशन। कितना आपको याद रहा वो कहलाता है रिटेंशन। कितना आपने ग्रहण किया वो, और कितना आपको याद रहा। ग्रहण करना, याद करना, याद रह जाना, रिटेंशन। तो ये सामने वाले की अनुभव, अपेक्षा, मूल्य के अनुसार वो अपने हिसाब से ही चीजों को ग्रहण करता है और फिर उसको याद रखता है, परसेप्ट करता है और रिसीव करता है। ध्यान देंगे, दोनों टर्मिनोलॉजी डिकोडिंग में काम आती हैं। और लास्ट इसका प्रतिपुष्टि या फीडबैक। फीडबैक आप जानते ही हैं, यह संचार प्रक्रिया का विपरीत होता है। पूछा जाएगा आपसे, संचार प्रक्रिया का विपरीत होता है क्योंकि इसमें प्राप्तिकर्ता या प्रापक या रिसीवर जो है वो क्या बन जाता है? प्रेषक। किस चीज का प्रेषक बन जाता है? जो सूचना उसको प्राप्त हुई है उस सूचना का फीडबैक देता है वो किसको? सेंडर को या प्रेषक को। ठीक है, तो इस समय प्राप्तिकर्ता क्या बन जाता है? प्रेषक बन जाता है। यह एक्नॉलेजमेंट प्रक्रिया है ना। जैसे आपके घर में कोई कुरियर आता है, राखी का सपोज कुरियर आया,
है ना, रक्षाबंधन में बहन ने राखी भेजी है, तो राखी का कोई कुरियर आया तो कुरियर वाला आपसे एक जगह दस्तखत लेगा रिसीविंग के, तो वो क्या कहलाता है, एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ भी फीडबैक देना एक तरीके का क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, प्राप्ति का सिंबल है ये, कि प्राप्तिकर्ता को संदेश मिल गया है तथा वह उसे फला फला रूप में समझा है। ठीक है, यदि उसको कुछ बुरा लगा है तो वो फीडबैक देगा। आप भी हमें फीडबैक देते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, या राइटिंग खराब है, या आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने का क्या दे रहे हैं आप, फीडबैक। ठीक है, मैं आपको आगे जाके कंट्रोलिंग इसके बाद शुरू करूंगा, 5वां फंक्शन मैनेजमेंट का, जिसमें आपको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी पढ़ाऊंगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, अगर आपको अभी से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।